अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुशामदीद। इमरान खान खुद अपने बयानिया का बोझ नहीं उठा सके। वो जो दावे करते थे गैर मुल्की साजिश का, वो जो इल्ज़ाम लगाते थे डोनाल्ड लू की तरफ से पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान को धमकी देने पर, और फिर वो ये कहते थे कि वज़ीर आज़म तो मैं था, ये हटाने की बातें किसके लिए की जा रही थी, किसके साथ की जा रही थी, क्यों की जा रही थी। गैर मुल्की साजिश के बयानिए को खुद इमरान खान साहब ने अपने हाथों से दफन कर दिया, और अब इसके सबूत भी सामने आ गए हैं कि ये बयान जारी करने के बाद इमरान खान साहब की तरफ से अमरीकी नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू के साथ ना सिर्फ रब्ता किया गया, बल्कि इमरान खान साहब उनके कदमों में लेट गए, गिर गए उनके कदमों में, और माफ़ी तलाफ़ी के लिए बंदे भी भिजवा दिए, जिन्होंने डोनाल्ड लू से कहा कि यार जो कुछ हो गया उसको भूल जाएं, आगे बढ़े, हमें मिलजुल के चलना है, हमने अपने मुल्क को देखना है, आपने अपने मुल्क को देखना है, और अब हमें कुछ ना कुछ दरमियानी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। यानी तुसी भी भुल जाओ, असी भी भुल जाने। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका की तरफ से, यानी डोनाल्ड लू साहब की तरफ से इमरान खान साहब को ना माफ़ी मिली है अभी तक, और ना ही इमरान खान साहब ने अपने इस बयान की कोई ना कोई वजाहत जारी की है। अलबत्ता अमेरिका जो इमरान खान साहब हैं, उनकी तरफ से जो शख्सियत, उनके ओवरसीज़ चैप्टर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अब्दुल्ला रियाद साहब, उनके बारे में ये जब बयान सामने आया कि उन्होंने डोनाल्ड लू से ना सिर्फ मुलाकात की है, बल्कि उनसे ये कहा है कि जनाब सब कुछ भूल के हम आगे चलते हैं। पीटीआई की तरफ से इन अब्दुल्ला रियाद साहब से ना सिर्फ इज़हार ताल्लुक ही किया गया, बल्कि उनसे कहा गया यह तो पाकिस्तान पीटीआई दा एज नाल ताल्लुक ही कोई नहीं है। और फिर उसके बाद एक लेटर सामने आ गया जो ख़ुद इमरान खान साहब की तरफ से जारी किया गया है, जिसके अंदर इस बात की वजाहत की गई है कि ये अब्दुल्ला रियाद साहब को ना सिर्फ इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर मेंशन किया गया है कि इमरान खान साहब के कहने के ऊपर इन साहब को ओवरसीज़ चैप्टर का जनरल सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, और ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने अमेरिका में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। बल्कि इमरान खान साहब के लिए ये जो इलेक्शंस हुए थे 2018 के, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने की भी जिम्मेदारी इनके पास थी, और इन्होंने वहाँ से अच्छे खासे पैसे इकट्ठे करके यहाँ पर भी भिजवाए थे। अब इमरान खान साहब की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, और ये जो डोनाल्ड लू साहब से माफ़ी मांगने का मामला है, इसके असरात क्या हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर इस वक्त पाक अमेरिका ताल्लुकात को लेकर जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो किस हद तक पाकिस्तान के लिए ज़हर कत्ल साबित हो रहा है, इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और फड़कती हुई खबर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि करप्शन के ताने बाने, बल्कि उनके जो फुटप्रिंट्स हैं, अब वो इस्टेब्लिश होते चले जा रहे हैं कि वो बनी गाला की तरफ जा रहे हैं। ना सिर्फ बनी गाला की तरफ जा रहे हैं, बल्कि साबिक खातून अव्वल की तरफ जा रहे हैं। और मुमकिन तौर पर ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इसके नतीजे में खातून अव्वल, साबिक खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो घेरा है वो अब तंग होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बड़ी एविडेंस मिल चुके हैं अब करप्शन के। क्योंकि ख़ास ही तौर पर जो पंजाब का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, उसने फरा गोगी साहिबा जो बुशरा बीबी की बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनके बारे में एक और सबूत उनके हाथ में आया है, और इसके बारे में ये पता चला है कि उनको फैसलाबाद के संती जोन में, यानी इंडस्ट्रियल जोन के अंदर 10 एकड़ के 2 प्लाट अलाट किए गए, और इन प्लॉट्स को अलाट करने के लिए हर तरह के कवायद व ज़वाबित को नज़रअंदाज किया गया। बल्कि यहाँ तक ये बात सामने आ रही है कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये हदायत मिली हैं फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन को, जो वो चलाने वाली जो अथॉरिटी है उसको, कि जनाब जो मर्ज़ी आप करें, थलड़ियाँ उतलियाँ कर दो, उतलियाँ थलियाँ कर दो, लेकिन फर्रा साहिबा को ये प्लॉट्स मिलने चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि 60 करोड़ रुपए मालियत के प्लॉट्स फर्रा गोगी साहिबा को सिर्फ 8 करोड़ रुपए में अलाट कर दिए गए। 10 एकड़ ज़मीन, एक नहीं दो नहीं 10 एकड़ ज़मीन, और उनको जो ज़मीन अलाट की गई है वो भी उनकी कंपनी अल मुईज़ डेयरीज़ के नाम पर, जो उनकी कंपनी है उसके नाम पर अलाट की गई है। और उसके बाद जब एंटी करप्शन की तरफ से इस सारे मामले की तहकीकात की गई हैं, तो सामने आया है कि जनाब यहाँ पर गड़बड़ मौजूद है। फिर जिसके नतीजे में फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन को चलाने वाले जो
डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी है उसके अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 2 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हर गुजरता दिन अगर हम देखें तो सिर्फ 3 महीने गुजरे हैं इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटते हुए, तो सिर्फ इमरान खान साहब के हवाले से 3 स्कैंडल्स सामने आ गए। अभी रिसेंटली ही घड़ियों का स्कैंडल सामने आया, जो 3 घड़ियां, रोलेक्स घड़ियां इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद की मार्केट में बेच दी और बेचने के बाद जो पैसे हैं वो सरकारी खजाने में जमा कराए और प्रॉफिट जेब में डाला। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के जो साहबजादे हैं इब्राहिम मनिका साहब, उनके बारे में भी ये इंकशाफ सामने आया कि उन्होंने शाकाम ओवरहेड ब्रिज कोई तामीर के लिए मलिक रियाज साहब को भी चूना लगा दिया और उन्होंने 80 करोड़ रुपए वहाँ से भी ऐंठ लिए और 25 करोड़ रुपए एक और डील से उन्होंने कमा लिया। और 3.5 साल जब तक इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहे हैं उनके असासों की मालियत 2 अरब रुपए से ज़ायद तजावुज़ कर चुकी है। ना सिर्फ इब्राहिम मानिका बल्कि मोहतरमा बुशरा बीबी की साहबजादी मैरो मानिका के भी असासों की मालियत में गुज़िश्ता 3.5 साल के दौरान 98 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये काम क्या करते हैं, कारोबार क्या है इनका, वो कौन सी ऐसी चीज़ है यहाँ पे, उनके ज़मीनों में से कौन सा ऐसी तेल और गैस निकल आया है जो उन्हीं को हर एक चीज़ मिल रही है, उन्हीं के असासे बढ़ रहे हैं, वो जिस कारोबार में हाथ डालते हैं वो कारोबार कामयाब हो जाता है। तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब जो हर एक बंदे के ऊपर इस बात का इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब उन्होंने अपने ओहदे पर मौजूद अपने इख्तियारात से फ़ायदा उठाया, तो ये तमाम चीज़ें भी उनकी नाक के नीचे, उनके इक़्तिदार के नीचे हो रही थी। बाकी बातें हम बाद में करते हैं कि जनाब अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए क्या हुआ, फराह गोगी साहबा को जो 205 कनाल अराजी अलाट की गई मलिक रियाज साहब की तरफ से, वो क्या हुआ, मलिक रियाज साहब के जो नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके की तरफ से, वहाँ से जो पैसे पाकिस्तान में उनको मसूल हुए वो उनको किस तरीके से खामोशी के साथ ही उनको वापस कर दिए गए और उसमें से भी 5 अरब रुपए कमा लिए गए, जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ मौजूद है जिससे सरफे नज़र नहीं किया जा सकता। और उसके बावजूद हम अगर स्टेज पे खड़े होकर बातें करते हैं खुददारी की, हम अगर स्टेज पे खड़े होकर बात करते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान की, अगर हम स्टेज के ऊपर खड़े होकर चोर डाकू का बयानिया बनाते हैं, तो फिर खुद हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। हमें भी इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि क्या जो कुछ हमने बोया है वो अगर हमें खुद काटना पड़ गया तो फिर हमारे लिए कौन सी जो है वो फेस सेविंग बचेगी और फेस सेविंग नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ इसी मामले को लेकर इमरान खान साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो अपने आप को इन तमाम स्कैंडल्स से बचा लें। और उसके लिए इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि मुल्क के अंदर जल्द अज जल्द इंतखाबात हों, इंतखाबात भी हों उनकी अपनी मर्ज़ी के तहत, इंतखाबात भी हों उनकी अपनी मर्ज़ी के एम्पायर्स की मौजूदगी में, और इंतखाबात भी हों जहाँ पर उनको क्राउड मैनेजमेंट एम्पायर्स हर एक तरफ से उनको, बल्कि मुखालिफ टीम भी उनकी तरफ से खेले और उसके बाद इमरान खान साहब को मसनद इक़्तिदार पर बिठाया जाए। ये वो ख्वाहिश है इमरान खान साहब की, ताकि ये सब कुछ हो जाए और उसके बाद ना करप्शन का कोई जिक्र होगा, और अगर करप्शन का जिक्र होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए भी होगा। अब ये जो हालात इस वक्त बन गए हैं और जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, यकीनी तौर पर पीटीआई की तरफ से तो ये बात सामने आनी है और उनकी तरफ से आनी भी चाहिए कि जनाब हमारे खिलाफ तो सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इस वक्त हमने मौजूदा हुकूमत उनके हैंडलर्स बल्कि उनके सेटलर्स को मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लगा दिया है। हम तो हैशटैग चलाना शुरू कर चुके हैं, वो कौन था, फिर हमने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की सरकर्दा शख्सियात को भी हमने अपने टारगेट पर रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम इस एहतसाब के शिकंजे से बच सकें। क्योंकि ये एहतसाब के जो फुटप्रिंट्स हैं, ये जो करप्शन के फुटप्रिंट्स हैं, ये जा रहे हैं बनी गाला की तरफ, और बनी गाला में जो शख्सियत मौजूद है वो इमरान खान साहब, वो अगर एहतसाब के घेरे में आ जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि फिर उन्होंने आके मीडिया पे ये कहना है कि वो तो घरेलू खातून है, उनका ना कोई कारोबार है, ना उनका कोई एनटीएन है, ना कोई उनका बैंक अकाउंट है, वो कैसे करप्शन कर सकते हैं। तो जब ये सबूत सामने आ रहे हैं कि उनकी छतर छाया के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 60 करोड़ रुपए के प्लाट हैं, 8 करोड़ रुपए के वो बेचे गए हैं या वो अलॉट किए गए हैं फराह साहिबा को, तो ये 52 करोड़ रुपया जो बचा है ये किसी ना किसी के पेटे में तो डलेगा ना, ये किसी ना किसी शख्सियत के उससे फैज़याब होगा, या
ये ज़रूर हो सकता है कि ये प्लॉट्स बजरिया फ्रंट मैन जिस तरीके से बनी गाला के इर्द गिर्द 205 कनाल अराजी मलिक रियाज साहब ने तोहफतन पेश की थी फरा शहजादी साहबों को, जिसका अब इंतकाल और रजिस्ट्रियाँ सारा कुछ सामने आ चुका है। वो भी फ्रंट मैन, अगर किसी बंदे का फ्रंट मैन हो सकता है तो मोहतरमा बुशरा बीबी की फ्रंट वुमेन तो अब वो इस्टेब्लिश हो चुकी है, फरा गोगी साहिबा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी और बहुत कुछ होने जा रहा है। ना सिर्फ यहाँ पे होने जा रहा है बल्कि पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी बहुत कुछ अब तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, क्योंकि ये गेम अब फाइनल राउंड में जाती हुई नज़र आ रही है। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो जल्द अज जल्द इंतखाबात कराएं और ख़ास तौर पर इस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करें। और डिस्टेबलाइज करने के लिए उनके पास एक टूल है इस वक्त, जो उनका नया बयानिया है वो होगा महंगाई के हवाले से। और महंगाई के लिए खुद उन्होंने अपने हाथों से ये जो बारूदी सुरंगें बिछाई थी मईशत के हवाले से, इसके जो धमाके हैं ये अब हम बर्दाश्त करें। बल्कि खुद राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस बात का इजहार किया आज जब वो अयाज अमीर साहब की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनका ये कहना था वाज़ेह तौर पर कि IMF ने हमें $1 अरब के लिए तिगनी का नाच नचा दिया। उन्होंने कहा यार असी सोची पै गए हैं कि यार साडे नाल हो की रही है भाई, अगर आपको सिर्फ $1 अरब के लिए इतनी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस आप पर मुसल्लत कर दी जाएँ और आपके पास इसके अलावा और कोई रास्ता ना हो कि आपको IMF के प्रोग्राम में जाना है, जब आपके दोस्त ममालिक आपको ये कहेंगे जब तक आप IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे हमारी तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम होती चली जा रही हैं और लाइबिलिटीज़ जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। और ये लाइबिलिटीज़ का बोझ इस वक्त कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। इन हालात में खुद राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि यार हमने सोचा था कि इन हालात में हम ये वाला बोझ ना उठाएं और इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, लेकिन फिर हमें ये बात बताई गई कि जनाब मौजूदा हालात में अगर 3 महीने के लिए निगरान सेटअप आ जाता है तो फिर मुल्क यकीनी तौर पर दिवालिया हो जाएगा, लिहाजा अब ये बोझ आप ही को ढोना है। तो जनाब हमने कहा कि हाज़िर जनाब, अब हम इसके अलावा और क्या कर सकते थे। बल्कि जावेद लतीफ़ साहब का भी बयान ऑन रिकॉर्ड है कि हमने इदारों की साख को महफूज करने के लिए, हमने इदारों की साख को बचाने के लिए उनका सारा बोझ अपने कंधों पर उठाया है। और ये जो बात उन्होंने की है जियो के प्रोग्राम के अंदर, एक महल से वो जो उनका जो मॉर्निंग शो है उसके अंदर उन्होंने ये बात की, तो इसका मतलब ये है कि उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि हमें किसी को बेल आउट करने की इस हद तक पॉलिटिकल प्राइस अदा करना पड़ रही है जो शायद हमारी बिसात से ज़्यादा है। और वो किस शख्सियत की वजह से करना पड़ रही है, जो हर रोज़ स्टेज पे खड़े होकर साजिश 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 का राग अलापता है। और वो ये कहते हैं कि जनाब साजिश हुई, बल्कि दिलचस्प बात यह है कि आज खुद जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं कल बल्कि उन्होंने जो इस वक्त अमरीकी सफ़ीर हैं जो 4 साल के बाद पाकिस्तान के लिए तैनात हुए, डोनाल्ड ब्लूम साहब, उनसे आखिरकार कागजात सफ़ारत उन्होंने वसूल कर लिया। और उसके बाद जो PTI की जो टीम है वो मैदान अमल में आ गई। बल्कि फवाद चौधरी साहब ने आज परेड ग्राउंड जलसा गाह से खिताब करते हुए, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि जनाब देखा साढ़ा चलाकियाँ, वहाँ पर जो पाकिस्तानी सफ़ीर था वो 4 महीने से अमरीकी सदर उसके कागज़ वसूल नहीं कर रहा था, यहाँ पे हमने इनके कागज़ रोके हैं, वहाँ पे उन्होंने कागजात वसूल कर लिए, यहाँ पे हमने कागजात वसूल कर लिए। और ये देखें, ये है वो सफारतकारी जो की जा रही थी कि हमने उनको जिच किया तो इन्होंने और उन्होंने हमको जिच किया और हमने इनको जिच किया। ये जो जिच करने की पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये भी अपनी मिसाल आप है। और दूसरी जानिब जहाँ पर जिच करने वाला बयानिया किया जाता है तो दूसरी तरफ पैरों में गिरने का अमल भी शुरू हो जाता है। वहाँ पे भी एक फरवरी के अंदर इमरान खान साहब ने अपॉइंट किया और उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब ही की हदायत पर ये जो है अब्दुल्ला रियार साहब, इन्होंने जाकर मुलाकात की डोनाल्ड लू से, जिसके बारे में खुद इमरान खान साहब ने ये 2 दिन पहले जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और जो सेमिनार से खिताब किया था,
था, वहाँ पर उन्होंने डोनाल्ड लू का फिर एक मरतबा नाम लिया था। अगरचे पिछली दफ़ा काफ़ी अरसे से वो ये नाम लेना रोक दिया था, उन्होंने गैर मुल्की साजिश का सिर्फ नाम लेते थे, डोनाल्ड लू का नाम नहीं लेते थे और अमेरिका का सिर्फ नाम लेते थे। और उस दौरान भी उन्होंने फिर इस साजिश को का जो ताने बाने हैं इसको इस पर यू टर्न भी लिया। फिर ये कहा कि मुझे तो पिछले साल जुलाई से पता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। फिर उन्होंने यहाँ पर न्यूट्रल्स को इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया। फिर उन्होंने साजिशी बयानिया का रुख मीर जाफ़र और मीर सादिक की तरफ मोड़ दिया। फिर देखा कि यार जिसके लिए हम पैरों में गिरे हुए थे, जहाँ से हम माफ़ी की खास्तगार थे और उनसे यहाँ से हमें सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो हमने सोचा वहाँ से सपोर्ट ले ली जाए। वहाँ से भी कोरा जवाब आ गया, तो फिर एक मरतबा यू टर्न मारा और फिर गैर मुल्की साजिश का राग अलापना शुरू कर दिया। और इसका मेरा ख्याल है कि अभी उनको फौरी तौर पर इससे भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि एक बात अब बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही है। एक जानिब अगर 17 जुलाई ये वो दिन है जो मेरी नज़र के अंदर पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा, क्योंकि अगर पीटीआई ये इलेक्शन जीत जाती है तो फिर पीटीआई अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट कराने की पोजीशन में आ जाएगी। वो ये इतनी ताकत हासिल कर लेगी कि वो पंजाब गवर्नमेंट के बल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को नाकों चने चबवा सके, उनको जिच करके रख दे और पंजाब असम्बली को तहलील करके वो मरकज़ में इंतखाबात की पंजाब के साथ केपी को भी अगर तहलील कर दें तो फिर यकीनी तौर पर जो इलेक्शंस हैं उनकी राह हमवार हो जाएगी। और अगर वो ये इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर ना सिर्फ मरकज़ में हुकूमत की मजबूती का तासुर उभरेगा, बल्कि पंजाब में भी हुकूमत की मजबूती का तासुर उभरेगा। और इस तासुर को ज़ायल करने के लिए इमरान खान साहब के पास सिर्फ और सिर्फ एक टूल रह जाएगा और वो हमेशा की तरह उसी टूल के ऊपर जाएंगे। धांधली हो गई, मुझे धांधली से इक़्तिदार से निकालने की कोशिश की गई, मुझे धांधली से ईवानों से बाई रखा गया और ये इलेक्शन कमीशन है, ये जानिबदार है, लिहाजा एक नया इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया जाए। अदरवाइज़ मैं सड़कों पर आ रहा हूँ, क्योंकि वो इसके अलावा मतलब जिस तरह सड़क मछली के लिए ज़िंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है, इसी तरीके से इमरान खान साहब की सियासत के लिए एजिटेशन बहुत ज़रूरी है। और यही गिला किया राना सनाउल्लाह ने भी, और उनका ये कहना था कि यार हम एक अजीबोगरीब एक पोलिटिकल एटमॉस्फेयर में चले गए हैं जहाँ पर मुल्की और नेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी हमें बात करने के लिए कोई वो अपोजिशन के साथ कोई ना कोई एक ऐसा वास्ता तलाश करना पड़ता है जिसके नतीजे में फिर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का रास्ता हमवार हो जाए। तो बदकिस्मती ऐसी है कि एक ऐसा शख्स इस वक्त अपोजिशन को लीड कर रहा है जो किसी के साथ बात करने के लिए राज़ी नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कि वो किसी के साथ बात करे। और ऐसी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसने इलेक्शन लेने हैं तो भाई किससे लेने हैं? अगर उन्होंने अपने मुतालबात के ऊपर कोई रिलीफ लेना है तो किससे लेना है? हुकूमत से लेना ना रिलीफ, लेकिन हुकूमत से वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जनाब हमने बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, और इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ इस वजह से करनी है कि हमने उनको मजबूर करके, हमने उनको मगलूब करके अपने साथ ला के खड़ा करना है और लोगों को ये तासुर देना है कि देखा ना, फिर झुका दिया ना इन्हें, बड़े ये पनित्र बने फिरते थे, आखिरकार आ गए ना ऊँट पहाड़ के नीचे, और अगर ये ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया तो अब हमने इसको पहाड़ से निकलने नहीं देना। ये है वो बुनियादी स्ट्रेटजी जिसके ऊपर इस वक्त इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ से उनके गिर्द भी एक घेरा तंग होता चला जा रहा है और ये जो करप्शन के फुटप्रिंट्स है इससे उनका जान छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।